आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है जिसका नाम है आत्मा का कमाल। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। नन्ही रिचा शिमला की सैर करने अपनी आंटी के साथ जब वापस लौटी तो खूब खुश थी। बस स्टॉप से निकलकर उन्होंने रिक्शा किया और अपने घर की ओर चल पड़ी। उफ, इस यात्रा से तो कमर टूट गई। थकान से बुरा हाल हो रहा है। थकान कहाँ आंटी, शिमला की सैर में तो मज़ा आ गया। रिक्शा एक पार्क के सामने से गुजरा। आप चलिए आंटी, मैं अभी आई। तत्पश्चात वह बढ़ चली उस पार्क की ओर जिसका उपयोग वह उसके मोहल्ले वाले दोस्त खेलने के मैदान के रूप में करते थे। मेरी टीम के दोस्त मुझे देखकर खुशी से झूम उठेंगे। आज मैं टेनिस में सरिता व गोलू को जरूर मात दूंगी। शिमला जाने के पूर्व उन्होंने मुझे शिकस्त दी थी, किंतु वहां पहुंचते ही आश्चर्य नाच उठा रिचा के चेहरे पर। लो, आ गई चोर की शैतान। भगा दो इसे, हम इसके साथ नहीं खड़े होना भी नहीं पसंद करेंगे। चोर की बेटी। क्रोध से भड़क उठी रिचा का चेहरा। क्या बकते हो तुम सब? तुम्हारे होश ठिकाने हैं? यह सच है रिचा, अभी कुछ देर पहले रहमान अंकल कह रहे थे कि तुम्हारे पिता की चोरी पकड़ी गई। नहीं, अब तक तो बात पुलिस तक भी पहुंच चुकी होगी। उन्होंने अपने बैंक से 50 लाख रुपए चुराए हैं। दोस्तों की बात सुनते ही नन्ही रिचा जैसे पर लग गए हों। मैं माँ से पूछती हूँ, उन्हें जरूर सच मालूम होगा। किंतु घर में प्रवेश करते उस मासूम ने देखा एक खौफनाक दृश्य। नहीं पिताजी, अगले ही पल वह टटोलने वाली चली गई पूरा फ्लैट। माँ देखो पिता को क्या हो गया है। माँ कहाँ चली गई? अपने दोस्त मनीष के घर पर जब वह पहुंची। मनीष, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम ही मदद करो। आई एम सॉरी, तुम एक अपराधी की बेटी हो रिचा। कुछ न सूझने पर वह पहुंची पड़ोस के रहने वाले रहमान के घर। अंकल दरवाज़ा खोलो, मेरी माँ ना जाने कहाँ चली गई। पिताजी को ना जाने क्या हो गया है। दूर हट चोर की बच्ची, हम मजबूर हैं बेटी। रिचा पहुंची कमला के घर। आंटी जी, प्लीज हेल्प मी। दूर हट मनुष्य, क्यों मुझे बदनामी की खाई में धकेलना चाहती है? रिचा वापस जब अपने घर के निकट पहुंची तो दरवाजे पे इकट्ठी भीड़ ने उसे सब कुछ समझा दिया। चक्रधर ने आत्महत्या कर ली। उसने बदनामी से बचने के लिए ऐसा किया। उफ, हे भगवान, सक्रिय हो उठा नन्हा दिमाग। इनके पास जाने से सीधा सा अर्थ है अपमान सहना। पिताजी मर गए, माँ गायब है और दुनिया के तमाम दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। फकीर बाबा केवल वही मेरी मदद कर सकते हैं। किंतु वहाँ भी निराशा हाथ लगी। ओह, फकीर बाबा तो समाधि में लीन है। ओह, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तक तो कोई नहीं है मेरा जिसकी मैं मदद ले सकूं। तत्पश्चात उसने लिया एक भयानक निर्णय। जब मेरा कोई ना रहा तो मैं जीकर भी क्या करूंगी? मेरा मर जाना ही उचित है। उफ, मरना चाहती है यह मूर्ख लड़की। लाख चाहने पर भी ड्राइवर उसे बस के नीचे आने से ना रोक सका। ओह गॉड, मर गई वह लड़की। रिचा सुरक्षित थी। रिचा ने अपना प्रयास जारी रखा। सन्नाटे में खड़े इस स्कूटर की टंकी में जलती तीली डाल देती हूँ। और उसने जलती तीली टंकी में डाल दी। पेट्रोल टंकी ब्लास्ट होगी और मेरे शरीर के परखच्चे उड़ जाएंगे। तत्पश्चात वह लिपट गई पेट्रोल टंकी से। बस अब कुछ सेकंड की देर है। ओह लड़की, यह कोई सोने की जगह है? घर जा बेटी, रास्ते में टेक लगाकर नहीं सोना चाहिए। पेट्रोल टंकी फटी क्यों नहीं? रिचा का अगला निर्णय रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब देखती हूँ मौत से
खेलती हूँ, मुझसे आंख मिचोली। चंद सेकंड बाद ही मेरा शरीर पथरीली जमीन पर टकराकर टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा। किंतु इससे पहले कि उसका शरीर पथरीली जमीन से टकराकर खिल खिल होता, अगले ही पल वह सुरक्षित जमीन पर खड़ी थी। कौन कौन मुझे मरने नहीं दे रहा? प्रश्नोत्तर में प्रकट हुई वह भयानक आकृति। कौन हो तुम? डरो मत बेटी, मैं तेरे पिता चक्रधर हूँ। मेरी गुड़िया। पिताजी, मैंने आत्महत्या नहीं की है बेटी, बल्कि मेरी हत्या हुई है। तब उस आकृति ने सारी बात ऋचा को बताई। नहीं, और फिर चक्रधर की आत्मा सब कुछ बताती चली गई। वह रात, वह कयामत की रात मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटी। बस रात में डावला साहब को ढूंढता पहुंचा या उस गुप्त कक्ष में, उस विचित्र बेसमेंट में घंटों से चल रही थी पीने पिलाने का दौर। क्या सोच रहे हो शेर खान? कुछ नहीं डावला साहब, आपका प्लान ठीक है। 14 तारीख की बात पक्की सही। उस दिन ठीक 2:30 बजे जब बैंक का केस समेटा जा रहा होगा, बैंक में चौकीदार को शूट करके प्रविष्ट होंगे 4 बैंक रोवर्स, जो फौरन सबको कवर कर रखे होंगे। मेरा रिवॉल्वर आप चाबी मेरे हवाले करेंगे और हमारे बैग में आएंगे पूरे 50 लाख रुपए। उफ, अपने ही बैंक में रॉबरी, इतनी खतरनाक योजना बना रहे हैं डावला साहब। ओके डावला साहब, तत्पश्चात इसी रकम से हम तैयार करेंगे करोड़ों की नकली दवाइयाँ। मैंने सुन ली उन लोगों की सारी बातें। तत्पश्चात शेर खान उठ खड़ा हुआ। ओके डावला साहब, हम चलते हैं। भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। इन सबको रंगे हाथों पकड़ने हेतु इनका पता ठिकाना जानना आवश्यक है। शेर खान के जाते ही मैं तेजी से आगे बढ़ा और इसका एक ही रास्ता है, इनका पीछा। ओह चक्रधर, गड़बड़। तभी चक्रधर से एक गुलदस्ता गिर जाता है। परिणाम स्वरूप, रुक जाओ चक्रधर, तुम बच नहीं सकते हो। धाएं। बिजली सी भर गई डावला के जिस्म में। इसे ठिकाने लगाना ही होगा, वरना ये ईमानदारी की नशे में चूर यह जरूर कुछ न कुछ कर सकता है। डावला आंधी तूफान की तरह दरवाजे पर पहुंचा। शिकार जा चुका था। उफ, यह तो गजब हो गया। इस खतरे की घंटी को चुप कराना होगा। उधर पीछा जारी था। शीघ्र ही वह क्रम टूटा। रेड लाइट चौराहे पर। उफ, निकल गए वह। सारी रात सोचता रहा कि फिर भी किसी निष्कर्ष पर न पहुंच सका। कौन हो सकता है इतनी सुबह? खट खट। डावला साहब आप? हाँ। कैसियत चक्रधर, मैं तुम्हारे मैनेजर M.K. डावला। तूने बहुत कुछ सुन लिया है चक्रधर। मैं अभी पुलिस को सूचित करता हूँ डावला, और उसे सुनाता हूँ पूरा किस्सा कि आप अपने ही बैंक में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूर खो उठी थी डावला की आंखें। खत्म कर दो इसे। यमदूत की तरफ प्रकट हुए थे शेर खान और उन्होंने चक्रधर की गर्दन को दबोच लिया। चंद पलों में निर्जीव हो चुका था चक्रधर का जिस्म। मर गया या नहीं, समाप्त कर दिया मिसेज चक्रधर को भी मटरू ने। इसकी लाश को डिक्की में रखो, समुद्र में फेंक देना। चक्रधर की लाश को छत के कुंडे से लटकाकर यह अफवाह उड़ा दो कि चक्रधर 50 लाख रुपए लेकर भाग चुका है और पुलिस को बैंक पहुंचकर खबर कर रहा हूँ। ओके बॉस। मोहल्ले वालों की तरफ पुलिस भी यही समझेगी कि बदनामी की बचने के लिए चक्रधर ने आत्महत्या कर ली। इधर 50 लाख रुपए बिना किसी रिस्क के हमारे हो जाएंगे। तत्पश्चात उन दोस्तों ने वैसा ही किया। मैं छटपटा उठी। बेटा अब क्या होगा पिताजी? मुझे चाहिए बदला, प्रतिशोध, दुश्मनों का लहू, इसलिए मैंने तुझे मरने नहीं दिया। भवक उठा उस मासूम का चेहरा। आपका प्रतिशोध जरूर पूरा होगा। तू नन्ही सी जान क्या करे सकती है?
वही जो एक छोटी सी चिंगारी किया करती है। उसके दृढ़ इरादों को महसूस करके चक्रधर की आत्मा ने सुझाया था एक रास्ता। वैसे इस काम में तेरी मदद फकीर बाबा कर सकते हैं। तू उनसे अमावस्या के दिन रात के 1:30 बजे शमशान घाट पर मिल और ओह। तत्पश्चात चक्रधर की आत्मा उसे कुछ समझाते चली गई थी। इधर एक गुप्त बेसमेंट में एक मासूम युवक पर टूटा कहर, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, सांस नहीं रखता, वह इस संसार में जीवित नहीं रहता। डावला का काला चेहरा दरवाजे के बाद काला चेहरा देखने के बाद तो हरगिज नहीं। इसकी लाश को इसके घर तोहफे के तौर पर भेज दो, जिससे कि इसके घर वालों को मालूम हो सके कि डावला और काला सूरज के सामने दुश्मनी के बोल नहीं बोले जाते। लाश तोहफे के तौर पर वहां पहुंचा दी गई। विक्रम मेरे बेटे, तू वहां से सुधरने का वचन लेकर गया था। हाँ माँ, यही इस फैसला इसे महंगा पड़ा। यह जानकर कि विक्रम अब अवैध धंधों में अपने हाथ खींचना चाहता है, तो उन लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और उस दरिंदे को समाप्त करने में मदद करेंगे फकीर बाबा। आज अमावस्या की और आज की रात कोई भी फकीर बाबा के दर पर खाली नहीं लौटता। पहले पहुंचा था गजाधर पंडित फकीर बाबा के पास। मेरी मदद करो बाबा, मेरा निर्दोष भाई बेदर्दी से हत्या कर दी गई है। उधर ऋचा भी फकीर बाबा के पास शीघ्र पहुंचना चाहती थी। रात्रि का 1 बज गया है। मुझे शीघ्र ही कबीर फकीर बाबा के पास पहुंचना होगा। फरियाद सुनते ही खुल गई थी फकीर बाबा की आंखें। तू अपने भाई के हत्यारों की शक्लें देखना चाहता है ना, देख इस कटोरी में। तभी आप पहुंची ऋचा भी। ऋचा बेटी, तुम आओ। मैनेजर डावला, मैं बर्बाद हो गई बाबा। जिस बैंक में मेरे पिताजी की हैसियत है, उसी मैनेजर ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। मैनेजर डावला, हाँ, यह वही क्रूर इंसान है, यही कमीना ऋचा के पिता का भी हत्यारा है। डावला का नाम आते ही फकीर बाबा के चेहरे पर भूचाल सा लहराया था। फकीर बाबा की आंखें खुली तो उसमें से बोले बुलंद हो रहे थे, जरूर पूरा होगा तुम सबका प्रतिशोध। अब पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है। वे दुष्ट कुत्ते की मौत मरेंगे। बाबा, आप उन्हें जानते हैं? मैं जानता हूं उन दुष्टों को। आज से 20 वर्ष पूर्व मैं भी तुम्हारी तरह ग्रस्त व्यक्ति था। मेरी छोटी बहन थी अनीता। एक बार वह बीमार पड़ी। डॉक्टर आया। घबराने की कोई बात नहीं, यह दवा मंगाकर दिन में 3 बार दो। थैंक यू डॉक्टर। मैंने वैसा ही किया, किंतु दवा पीते ही उफ भैया, मेरा पेट में जलन, तेज जलन और तड़प का बढ़ती गई। उफ, यह क्या हो गया मेरी प्यारी बहन को? अनीता अपने भाई को छोड़कर जा चुकी थी। नहीं, किंतु मैं उन्हें छोड़ने वाला न था जो उस मासूम की मौत का जिम्मेदार था। तूने मेरी बहन की जान ली है डॉक्टर, हत्यारा है तू। यह दवा तो नकली है। मेरा कहर बरपा उस मेडिकल स्टोर वाले पर नकली दवाइयाँ बेचता है, नीच। मैं तो यह दवा सिंगो फार्म यूनिवर्सिटी केस रकम देकर खरीदता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं सीधा जा पहुंचा उस दवाई के चीफ डायरेक्टर के पास, तो क्रोध सीमा पार कर चुका था। आप दवा बनाते हैं या जिंदा लोगों को लाश में बदलने का? जहर। कौन हो तुम? मैंने वहां रुकना ठीक ना समझा। मैं कौन हूँ यह तुझे पुलिस बताएगी। पकड़ लो इसे। तत्पश्चात उसने उनसे चली थी वह शैतानी चाल। इसने मेरे कैश काउंटर में से रुपए चुराए। इंस्पेक्टर संयोगवश आ गए और मैंने अपने आदमियों को आवाज़ दी और यह पकड़ लिया गया।
मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उस दुष्ट ने मुझ पर कातिलाना हमले का चार्ज भी लगाया था। अदालत में मुझे सज़ा सुनाई गई। तुम्हें चोरी व कातिलाना हमले के कारण 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जेल में पूरे 3 साल तक मेरे शरीर के रोम रोम में एक ही चित्कार निकलती थी, प्रतिशोध। फिर एक दिन तुम्हारा नेक चाल चलन पर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तुम्हें सरकार ने रिहा करने का फैसला किया है। थैंक यू सर। पूरे 3 दिन में शहर में सड़कों पर दीवानावार भटकता रहा। मेरे मस्तिष्क में केवल एक ही शब्द कौंध रहा था, बदला बदला। चौथे दिन की चिलचिलाती दोपहरी में बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरे 4 दिन से मेरे पेट में अनाज की बात तो दूर, पानी का एक घूंट भी नहीं गया था। मेरी चेतना लौटी तो मैंने स्वयं को एक विचित्र साधु की कुटिया में पाया। मेरा नाम ब्रह्मानंद है। मैं तंत्र साधना हेतु यहाँ ठहरा हुआ हूँ। ब्रह्मानंद के यहाँ मुझे शरण ही नहीं मिली, निश्चल स्नेह भी मिला। मैंने ब्रह्मानंद के सामने अपनी इच्छा रखी तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। अचानक एक दिन होलनाक घटना घटी। बचाओ बचाओ, यह तो गुरुदेव की आवाज़ है। वह नदी में स्नान करने गए थे। नदी तट पर पहुंचकर हतप्रभ रह गए सब। मुझे तैरना नहीं आता, धनुष बाण लाओ, बचाओ। किंतु मैंने एक पल गवाए उचित न समझा और उफ गुरुदेव, मगरमच्छ की गिरफ्त में फौरन कुछ करना चाहिए। छपाक, मैंने एक पल भी न गमाया। खचाक, मैंने मगरमच्छ की दूसरी आंख भी फोड़ दी। खच, मगरमच्छ ने ब्रह्मानंद को छोड़ दिया। मैंने मगरमच्छ को दूर फेंकना चाहा तो हतप्रभ रह गए। वैसी नकल, आओ, बस वह मायावी मगरमच्छ था। मैंने तो केवल अपने शिष्यों की परीक्षा हेतु यह सब किया था, किंतु अफसोस। तत्पश्चात उन्होंने सुनाया था अपना निर्णय। मैं तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा, क्योंकि इन सब से तुम्हारी सबसे योग्य हो वत्स। मैं धन्य हुआ गुरुदेव। तत्पश्चात शुरू हुआ तंत्र विद्याओं का खौफनाक प्रशिक्षण। मनोबल बनाए रखो और तंत्र मंत्र का जाप करते रहो। कई वर्षों के बाद आया वह महत्वपूर्ण समय। तुम सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए वत्स। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण विद्या सिखाने जा रहा हूँ, किंतु याद रहे तुम इसका उपयोग केवल मानवता की रक्षा हेतु करोगे। यदि तुम यह नियम तोड़ोगे तो जीवित न बचोगे। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। और वह महत्वपूर्ण विद्या मौत के गोले का निर्माण, जिसे अजय बनाने हेतु उसमें आत्माओं का आह्वान किया जाता है। परवाह नहीं बाबा, यह केवल उन दुष्टों की मौत देखना चाहता हूँ। वही खतरनाक प्रयोग मैं ऋचा पर करने जा रहा हूँ। यही एक वास्ता है। क्या तुम तैयार हो बेटी? स्मरण, वह इसमें जान भी जा सकती है। अब मैं ऋचा को उन दुष्टों के लिए मौत के गोले के रूप में तैयार करने जा रहा हूँ। इस प्याले का दिव्यापी पी लो बेटी। पीते ही तुम में परिस्थितियों से मुकाबला करने की शक्ति आ जाएगी। ऋचा वह दवा पी गई। द्रव्य पीने के बाद बिना सहारे के हवा में उठा था ऋचा का जिस्म। ओम ग्रीम छिम मंत्र पढ़ना निरंतर जारी था। फकीर बाबा ने वहीं जमीन पर खींची एक रेखा। यहाँ लेट जा बेटी और मस्तिष्क को शांत छोड़ दे। तत्पश्चात शुरू हुआ एक विचित्र प्रयोग। ग्रीम ग्रीम गुणुम गुणुम 3 आत्माओं क्रम चक्रधर विक्रम शेर खूनी चामुंडा की आत्माएं अविष्ट करूंगा। ऋचा की आंखें बंद हो चुकी थीं और एक अजूबा, एक आश्चर्य मंत्र जारी था। ऋचा घूमती हुई उल्टी लटक गई और फिर निरंतर घूमता चला गया। ऋचा का शरीर निरंतर घूमता हुआ एक लाल गोले में परिवर्तित हो गया। खून ताजा मानव खून, बदला प्रतिशोध। हा हा हा, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब उन चारों दुष्टों को कोई नहीं बचा सकता। जाओ, समाप्त कर दो उन चारों दुष्टों को। उधर आधुनिक रंगमहल में जमी थी महफिल। नाच और नाच
जानती नहीं शेर खान का फुफेरा भाई हूँ मैं। उफ, अब और नहीं नाचा जाता टेम्बो साहब, सॉरी टेम्बो साहब। उसके उत्तर से सुर्ख हो गई थी टेम्बो की आंखें। उसने बालों से थाम लिया उस मासूम को। तेरी यह मजाल कि तू टेम्बो का आदेश टाले। उसी पल उस शानदार कोठी के ऊपर हवा में परवाज करता नजर आया मौत का गोला शिकार। यह गोला कैसा? शायद शू मेकर खलोबी का कोई टुकड़ा है जो भूलवश हमारी ओर। तत्पश्चात वह भूखे गिद्ध की तरह झपटा था उस दीवार पर और बुरी तरह चौंका था टेम्बो। आए, ये क्या बला है? हा 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 हा। किंतु मौत कब किसको इतना सोचने समझने का मौका दिया? मौत का गोला बढ़ चला था अपने अगले शिकार की तलाश में। टेम्बो की मौत की होलनाक खबर अधिक देर तक अनभिज्ञ न रह सका। डावला, क्या बकती हो तुम? कैसा गोला? मैं सच कह रही हूँ डावला साहब, उस विचित्र गोले ने टेम्बो साहब को मार डाला। सुनकर एक पल के लिए भी ना रुका था डावला। विचित्र गोला? उससे गूंजते मानवीय अट्ठास नॉनसेंस। तत्पश्चात उसकी मुलाकात हुई टेम्पो की भीमतस लाश से। उफ। कुछ देर बाद वह पुलिस आई। वह गोला किसने देखा था? मैंने, एक रागीन ने उत्तर दिया। सुनते ही आश्चर्य से फैल गई इंस्पेक्टर की आंखें। गोले से गूंजती अट्ठास हवा में तैरता गोला, अद्भुत, आश्चर्यजनक। कम आश्चर्य में यह भी न था। क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने भी सोचा था कि मोना कोई ताज़ा देखकर सपना बयान कर रही है, किंतु टेम्पो की मौत। मेरे विचार से यह हमारे किसी दुश्मन की सोची समझी स्कीम है जो हमें समाप्त करना चाहता है। मेरे विचार से कोई नित्य अंगना हवा में है चलाने के बजाय गोले वाली तोप के ट्रैगर पर हाथ चला बैठे होगी। उसी से गोला छूट गया। कई घंटों बाद निर्णय हुआ हमें प्रोफेसर साहब भारद्वाज के यहाँ जाना है। वही जो दशकों से आत्माओं के अस्तित्व पर रिसर्च कर रहे हैं। और फिर वे तीनों चल पड़े। तत्पश्चात आप लोग फरमाइए। मुझे शेर खान कहते हैं। मेरी एक दवा बनाने के फार्म है जिसमें और डाबरा साहब चलाते हैं। मुझे मटरू कहते हैं। मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हड़बड़ी मचाने का इरादा रखता हूँ। मुझे एम के डावला कहते हैं। मैं एक राष्ट्रीय वित्त बैंक के शासन का प्रबंधक हूँ। तत्पश्चात उन्होंने अपने आने का मकसद बताया। सुनते ही सिकुड़ गई प्रोफेसर की आंखें। ओह, अरे मटू, तुम्हारी पीठ पर यह लाल निशान। उन्होंने फिर तीनों को कपड़े उतारने को कहा। तीनों ने पीठ दिखाई। तीनों के पीठ पर लाल निशान थे। ओह, यह तो गड़बड़ है। तत्पश्चात तुम तीनों चंद आत्माओं की छाया में हो। वह तुमसे प्रतिशोध की इच्छुक है। ओह, प्लीज आप कुछ करिए प्रोफेसर। यह क्या करेगा? आने दो, मैं उसे गोलियों से भून दूंगा। आत्माएं हथियारों से नहीं मरती मिस्टर मटरू। ना ही उनके लिए कोई काम असंभव होता है। प्रोफेसर भारद्वाज ने सच ही कहा था। बढ़ाम। हवा के झोंके की तरह मौत भीतर प्रविष्ट हुई थी। हा 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 हा। यह क्या? माय गॉड। उन्होंने फेंकी मुट्ठी भर राख। गोले से चीख बुलंद हुई और वह द्रुत गति से पीछे हटी और बाहर निकल गई। उफ, जान बची। चला गया, वरना मैं शूट कर देता। उस सूरत में तुम्हें मेरी सुरक्षा कवच भी नहीं बचा सकता था। आत्माएं क्रूर हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? आत्माएं? सनसनी सी फैल गई थी उन तीनों के जिस्म में। नहीं, आप किसी तरह हमारी जान बचाइए प्रोफेसर। जो गोला इस फौलादी दीवार के परखच्चे उड़ा सकता है, उसकी गोलियां क्या बिगाड़ लेती। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस गोले में एक से अधिक आत्माएं
अभिष्ट किया गया है और इसे मौत के गोले को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी प्राण रक्षा केवल यह योगी ब्रह्मानंद ही कर सकते हैं और उन तक पहुंचना बहुत दुष्कर है। ब्रह्मानंद तक पहुंचने का बीड़ा उठाया शेर खान ने। रास्ते में आने वाली हर रुकावटों का दुश्वारियों से टकराएगा शेर खान। ची ची। उधर मटरू जुटा था अपनी सुरक्षा व्यवस्था में। इस फ्लैट के चारों ओर एक निश्चित फासले पर पेट्रोल ही पेट्रोल बिखरा दो। तत्पश्चात आग के विशाल घोले में अब देखता हुआ गोला आग के इस दरिये को कैसे पार करके भीतर आता है। भीतर की ओर खड़े फायर ब्रिगेड वाले आग को बंगले में प्रवेश नहीं करने देंगे और बाहर रखे मेरे आदमी आग बुझाने नहीं देंगे। सचमुच बड़ा विचित्र था मटरू का सुरक्षा चक्र, किंतु निश्चित समय पर बतासे की तरह टूटी थी छत। ओह, मटरू को अब महसूस हुआ कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी बचकानी थी। अविलंब उसके हाथ में रिवाल्वर चमका। धाएं धाएं, यह गिरने तेरे परखच्चे उड़ा देगा। गोला उसके कूले से टकराया। हाय हाय, मेरी कमर। बड़ी प्यारी चोट थी, किंतु अगली चोट बड़ी करारी थी। भड़ाक और फिर आई। अपनी सुरक्षा घेरे में हमेशा के लिए गर्क हो गया मटरू। उधर शेर खान जूझ रहा था उन रोंगटे खड़े कर देने वाली कठिनाइयों से। ब्रह्मानंद जी को इसी पहाड़ी की किसी गुफा में होना चाहिए। मौत निश्चित समय पर अचानक शेर खान पर झपटी। अजगर, इसका मतलब काली गुफा के रास्ते पर ही हूं मैं। शेर खान उस मुसीबत से छुटकारा पाया। शपाक। तत्पश्चात आगे बढ़ चला वह। ऐसे ही कई बाधाओं को पार करके वह पहुंचा था एक गुफा के मुहाने पर। अंधेरी गुफा, कदाचित यही काली गुफा है। भीतर पहुंचा उसका सामना एक तेजस्वी साधु से हुआ। इसकी समाधि तोड़ने हेतु करना चाहिए उस मंत्र का जाप। तत्पश्चात खुली ब्रह्मानंद की आंखें। तुम कौन हो? मेरी समाधि भंग करने के पीछे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं शेर खान हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिए महाराज, वरना हम तीनों निर्दोष बेमौत मारे जाएंगे। दिव्य दृष्टि द्वारा उन्होंने सब कुछ जान लिया। आंखें खुली तो जल रही थीं। उफ, यह क्या किया फकीर ने? दुष्ट पापी, जब पाप किया है तो क्यों नहीं तू अपना याद किया अपना? यह क्या किया? दुष्ट पापी, जब पाप किया था तब कैसे नहीं तूने मुझे याद किया? अब यहाँ क्या करने आया है? ब्रह्मानंद सोच में डूब गया। मैं शरणागत हूँ महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात पिघल गया योगी का हृदय। मटरू मर गया है मूर्ख, यह 2 लॉकेट है, इन्हें ले जाओ। जब तक यह तुम दोनों के गले में रहेंगे मौत का गोला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्य है योगीराज। शेर खान ने एक लॉकेट स्वयं पहना और दूसरा लॉकेट बाज की चोंच में फंसा दिया। यह संभल कर ले जा टाइगर और फौरन डावला साहब को दे, वरना। उधर उस पल डावला जब छत पर टहल रहा था। यह क्या? नजर आया मौत का तूफान। जब मौत डावला से कुछ भी कदम दूरी पर थी तभी अचानक लॉकेट टाइगर डावला के आदेश पर उनके आदमियों ने गोले पर फायरिंग आरंभ कर दी, किंतु मौत के गोले की गति ज्यों की त्यों अंतर नहीं आया। डावला बिना एक पल भी गवाए झपटा था लॉकेट पर। मौत के निकट आई, ओह, और वापस लौट गई। डावला सोच में डूब गया। आज तो मैं बच गया, किंतु भविष्य में मुझसे लॉकेट खो भी सकता है। उधर शेर खान पर भी मंडरा रही थी मौत। काट चक्कर काट, अब तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सचमुच वही हुआ, बला टल गई। शहर में पहुंचकर क्यों ना एक कप कॉफ़ी पीकर सफ़र की थकान कम कर लूं। तभी उसी हॉल में नजर आया मौत का एक नन्हा सा रूप।
उसकी आंखें जल रही थीं। यह लॉकेट इससे अलग करना होगा और इसके लिए तरीका ठीक रहेगा ये। वह पहुंचे उस गुंडे शरीफ व्यक्ति के पास, इशारा किया शेर खान की तरफ। अंकल जी, अगर उस आदमी के गले में पड़ा लॉकेट आप छीनकर मुझे दे दो तो यह रुपया आपके हो सकते हैं। वह लॉकेट मेरी माँ की निशानी है। ओह, अभी खबर लेता हूँ दुष्ट की। मेरा नाम छंगा ऐसे वैसे ही नहीं है। अगले ही पल छंगा कॉफी पीते हुए शेर खान से उलझ गया। दुष्ट, तेरी यह मजाल कि इस नन्ही सी बेटी का दिल दुखाए। उतार वह लॉकेट। नहीं नहीं, ओह मेरा लॉकेट। अगले ही पल बिजली की मांदिद हॉल में सनसनाई थी मौत। हा 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 हा, लगता है कोई शो पेश करने जा रहे हैं होटल वाले। ओह गॉड। शेर खान दौड़ा था छंगा की ओर। लॉकेट मुझे दे मूर्ख। छंगा की समझ में कुछ न आया, किंतु मौत से तेज कौन दौड़ सका है। गोला उसके पांव से टकराया। उफ। छंगा अपना संतुलन संभाल न पाया और वहीं पल में बन गया उसका जीवन का। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शेर खान के खबर मिलते ही चीख पड़ा डावला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। मौत के गोले ने सारेआम शेर खान को मौत के घाट उतार दिया है। यह फौलादी बोल्ट ही मेरा सुरक्षा कवच बन सकता है। इसमें कैद रहने से तो मैं लॉकेट कोई छीन सकता है और ना ही लॉकेट की मौजूदगी में गोला बाल्ट को तोड़ सकता है। डावला उसमें अवलंब प्रवेश कर गया। तू मेरा प्रिय नौकर है दीनू। तू रहेगा तो मेरा मन भी लगा रहेगा। दोनों अभी बोल्ट के भीतर प्रविष्ट हुए थे कि बन गया मौत का तूफान। मौत के तूफान ने वहां प्रवेश कर लिया था। बुरी तरह हिल उठा था बाल्ट और मौजूदगी के कारण वह सुरक्षित था। बुरी तरह लड़खड़ाया उन दोनों के। उफ मालिक, संभल कर खड़े रहो दीनू। निश्चिंत रहो, लॉकेट की मौजूदगी में हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हो सकता है नोवल्ट। अगली टक्कर बड़ी भयानक थी। उखड़ गए बोल्ट। अगली बार पड़ी एक साथ कई टक्करों ने बोल्ट को हवा में उड़ा दिया। दीनू के हल्क से चीख निकल गई। उसने सहारे के लिए हाथ पांव मारे, किंतु अनजाने में उसका हाथ डावला के गले में पड़ा और लॉकेट नोचता चला गया। उसी पल खुल गया बोल्ट का प्रवेश द्वार। आई बोल्ट के लॉकेट से जुदा होते ही गूंजा था एक भीषण अट्टहास, इंतकाम, प्रतिशोध, साथ ही एक भयानक टक्कर, एक कर्णभेदी विस्फोट। और विस्फोट के साथ ही बोल्ट और डावला के चिथड़े उड़ गए। मौत का गोला अपना क्रूर खेल समाप्त करके लौट चला। हा हा हा। उधर शमशान घाट पर पागलों की तरह हंस रहा था फकीर बाबा। हा हा हा, देखो हमारा आखिरी शत्रु भी मारा गया। एक एक करके चारों मारे गए और अब मेरी बारी है। फकीर बाबा के सीने पर पड़ी थी भयानक टक्कर। गोला हवा में उठा और गोले के साथ साथ ऋचा के भी परकच्छे उड़ गए। यह तुमने क्या किया बाबा? यह सब क्या हो रहा है? प्रतिशोध की ज्वाला ना तो आग लगाने वाले को छोड़ती है और ना ही आग बुझाने वाले को बख्शती है। मैं तुम लोगों के साथ अपना प्रतिशोध भी पूरा करना चाहता था, इसलिए ऋचा को यह नहीं बताया था कि अंत में तीनों आत्माओं के निष्कासन को सह ना सकेगी और उसके परकच्छे उड़ जाएंगे। इसी स्वार्थ की सजा मिली है मुझे। आह! तत्पश्चात फकीर बाबा की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। इसी के साथ इस भयानक प्रतिशोध का अंत हुआ। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।